Hello everyone, very welcome to all of you. संभव यस वी कैन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोमिनेंट एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंकर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को एक जो नाम दिया, एक जो पहचान दी, वो ऑगस्ट कॉम्टे ने ही दी। तो भले ही आपके सिलेबस में मेंशन ना हो, लेकिन इनके बारे में बात करना उतना ही जरूरी हो जाता है। सोशल थॉट प्रोसेस में देखा जाए तो इनका नाम जो है, इनके नाम से पहले अन्य विचारक भी आते हैं, जिनके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक बेस जो है वो मिल सके, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने जब क्लास करवाई थी ऐप पर, तो वहाँ के कुछ नोट्स हैं जो मैंने नोट कराए थे। अब आप सोच रहे होंगे ऐप कैसा, तो ये संभव यस वी कैन ऐप है, जिसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको ये जो कोर्सेज है वो मिलेंगे। एंड जो कोर्स है वीर हनुमंता सोशियोलॉजी कंप्लीट कोर्स, ये आ चुका है आप लोगों के लिए ऐप पर। तो चाहिए देर किस बात की, फटाफट ज्वाइन करिए जा करके। सिर्फ बहुत मामूली सी फीस मैंने रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 500 पर मंथ। तो इतनी फीस तो मुझे लगता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। चाहिए ज्वाइन करिए जाके फटाफट। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 27 जनवरी से। दो तीन आई थिंक आज फोर्थ क्लास थी, तो ज्यादा क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में ना देखनी पड़े, क्योंकि लाइव सेशन में लेती हूँ। आप लोग लाइव जुड़िए, लाइव ज्यादा समझ में आता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट ज्वाइन करिए। तो मैंने बताया जैसे कि अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड, या और अगस्त कॉम्टे के पहले भी थिंकर्स मौजूद थे, जिन थिंकर्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि ये फिलोसफिकल थिंकर्स के रूप में है। ये भी कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल फील्ड के लिए एक बेस तैयार करते हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है प्लेटो का आता है। यूरोप के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना देखी जाए तो सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा ही की गई। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इस बात का विवेचन किया है कि व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये डिपेंड करता है समाज की प्रकृति पे। समाज जैसा होगा, व्यक्ति का व्यवहार भी वैसा ही होगा। व्यक्ति का व्यवहार उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का समाज होगा। ये कथन था, ये स्टेटमेंट था प्लेटो का। प्लेटो समाज को 4 भागों में विभाजित करते हैं। जो 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया है, 4 वर्गीकरण किया है, वो है शासक, योद्धा, कृषक और दास। प्लेटो की जो मेन बुक है आप देख सकते हैं, एपोलॉजी, क्रिटो, सिंपोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉ। ये इनकी कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कुछ नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी कर जाएगा। उसके बाद में आते हैं अरस्तु। ये भी एक दार्शनिक थे, प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने भी सामाजिक समस्याओं घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया। अरस्तु ने अपनी बुक एथिक एंड पॉलिटिक्स में लिखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि जनरली जो है, जब सोशियोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं, यह हमने बहुत लोगों को कहते सुनते ये सुना है कि हम क्या है, हम एक सोशल एनिमल ही तो है। तो सामाजिकता की मूल प्रवृत्ति समाज में रहने को प्रेरित करती है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु जो है वो ये निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने कि समाज के स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। व्यक्ति के स्वभाव पर समाज निर्भर करता है। ये तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट बात कह दी इन्होंने, प्लेटो के जस्ट अपोजिट बात कह दी। तो जिस प्रकार व्यक्ति का स्वभाव होगा, जिस प्रकार व्यक्ति के क्रियाकलाप होंगे, उसी प्रकार की सामाजिक संरचना होगी, ये कहना था अरिस्टोटल का, ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने समाज को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो इन्होंने संरक्षक समाज बताया, दूसरा सहायक समाज बताया, और तीसरा इन्होंने मजदूर समाज बताया था। तो ये जानकारी रही अरस्तु से संबंधित। फिर उसके बाद में एपिक्यूरस आते हैं। एपिक्यूरस का कहना है कि व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए समाज का निर्माण किया। इस प्रकार इनका विचार यह है कि व्यक्ति भौतिक तथा सामाजिक सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए ही समाज में रहना चाहता है। उसने अपने लिए बेसिकली जो है समाज का निर्माण किया है। रूसो रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए जो जाने जाते हैं, फ्रांसीसी सामाजिक दार्शनिक हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए, और शासन और प्रजातंत्र के सिद्धांत के लिए बेसिकली ये जाने जाते हैं। रूसो ने कॉमन विल के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कॉमन विल का सिद्धांत है, सामान्य इच्छा की बात करते हैं।
इन्होंने इस बात की विवेचना की थी कि समाज, संस्कृति इत्यादि का निर्माण व्यक्तियों की सामान्य सहमति, मतलब हम जो इस समाज में रह रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी आपसी सहमति है। समानता का वी फीलिंग और संघर्ष और सहमति, ये सब सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ समाज हम पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहा हो, अकॉर्डिंग जैसे दुर्खिम कहते हैं कि नहीं समाज जो है वो हमें कठपुतली की तरह चाहता है, ऐसा नहीं है। कॉमन विल है, सामान्य सहमति है, सामान्य इच्छा का प्रतीक है। रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन वो हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। तो ये कहना है रूसो का, वो भी एक बहुत ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी जो ये 1762 में बुक आई थी, बहुत ही फेमस बुक थी। के बाद में 4th नंबर पे आते हैं हमारे सेंट साइमन, जिनसे जो गुरु भी थे ऑगस्ट कॉम्टे के और जो मित्र भी रहे हैं, इनसे बहुत कुछ अडॉप्ट किया ऑगस्ट कॉम्टे ने, और उसके बाद में इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो है चलाई हुई है। तो सेंट साइमन की जो टाइम पीरियड है वो आप देख सकते हैं 1760 टू 1825 है। ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु और मित्र साइमन ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान को बनाने का सुझाव दिया था। उसका नामकरण इन्होंने सोशल फिजिक्स या सोशल बायोलॉजी रखा था। सोशल बायोलॉजी कहा था इन्होंने, लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स शब्द नाम दिया था, और सोशल फिजिक्स भी रह नहीं पाया, सोशियोलॉजी नाम आया। तो उसकी अपनी कहानी है। तो सेंट साइमन औद्योगिक क्रांति के पश्चात नए निर्मित समाज को औद्योगिक समाज कहते हैं। ध्यान रहे, औद्योगिक समाज का जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, वो सेंट साइमन ने दिया हुआ है। सेंट साइमन का सामाजिक प्रगति का लॉ ऑफ प्रोग्रेस का जो सिद्धांत था, वो सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख देन है। सेंट साइमन की अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो इन्होंने औद्योगिक समाज की अवधारणा दी, सामाजिक जीव विज्ञान सोशल बायोलॉजी की बात करते हैं, लॉ ऑफ प्रोग्रेस की बात करते हैं, सामाजिक प्रगति, जो लॉ ऑफ 3 स्टेज की बात आई थी ना, जो ऑगस्ट कॉम्टे ने अपना लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया, कहीं न कहीं इस लॉ ऑफ प्रोग्रेस से ही प्रभावित होता हुआ है। 3 प्रकार के समाज बताते हैं सेंट साइमन, एक तो सैनिक समाज, दूसरा कानूनी समाज और तीसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेंट साइमन। उसके बाद हम आते हैं ऑगस्ट कॉम्टे पे। तो ऑगस्ट कॉम्टे जी का जो जन्म हुआ 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टेपेलियर नामक स्थान में हुआ था। अपने गुरु और मित्र सेंट साइमन के साथ में मिलकर के इन्होंने काम शुरू किया। 1822 ईस्वी में प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इस बुक की रचना की इन्होंने की। इस पुस्तक में उन सब विषयों का उल्लेख था जिसका कॉम्टे आगे वर्णन करते हैं। 1798 में इनका जन्म हुआ। ओके, कॉम्टे, जैसे कि सेंट साइमन ने सुझाव भी दिया था कि भाई अलग से एक विज्ञान बनाने की जरूरत है, बहुत हो गया, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से समाज की में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो कुछ ऐसा एक विज्ञान अलग से बने, कुछ ऐसा सामाजिक विज्ञान के रूप में आए जो समाज की घटनाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक विस्तृत विवेचन और एक वैज्ञानिक तरीके से विवेचन कर सके। इस चीज से अगस्त कॉम्टे भी सहमत होते हुए दिखाई देते हैं। उनको भी लगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। प्रभावित होकर के उन्होंने भी कहा कि यस चलो इसका करते हैं नामकरण। सोशल फिजिक्स नाम रखा हमारे ऑगस्ट कॉम्टे जी ने। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए एक नए पृथक विज्ञान सामाजिक भौतिकी का उल्लेख किया गया। इस विषय के साथ में हुआ ये त्रासदी हो गई कि एडोल्फ क्वाइटलेट नामक एक विचारक ने ये शब्द चुरा लिया, अपने नाम के साथ पेटेंट करा लिया। कॉम्टे द्वारा पुनः फिर से प्रयास किया गया। 1838 में उन्होंने नया शब्द दिया सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं से, लैटिन और ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना, और शायद यही बात थी जिसकी वजह से जेएस मिल के द्वारा इसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान भी कहा गया। ऑगस्ट कॉम्टे की बुक्स कौन कौन सी हैं, तो हम देखते हैं पॉजिटिव फिलोसफी, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की बात की। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण रखते ही हैं ऑगस्ट कॉम्टे। त्रिस्तरीय सिद्धांत, विज्ञानों का संस्करण, सामाजिक स्थिति और गतिकी तथा समाजशास्त्र का उल्लेख करते हैं। पॉजिटिव पॉलिटी जो बुक इनकी आई थी 1851 से 54 वॉल्यूम्स में बुक्स चलती थी। जैसे इसमें हम देखते हैं ना 6 वॉल्यूम थी, 6 एडिशन आए हुए थे। और पॉजिटिव फिलोसफी में एंड पॉजिटिव पॉलिटी में भी जो है कई वॉल्यूम्स आए थे।
ठीक है। उसके बाद में कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म आई, इस बुक में इन्होंने प्रजातंत्र का उल्लेख किया था। एजुकेशन एंड सोसाइटी इनकी डेथ के बाद बुक आई थी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी इनकी डेथ के बाद बुक आई थी। सॉरी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी आई थी। ठीक है। तो एजुकेशन एंड सोसाइटी जो है इनकी डेथ के बाद बुक आई थी। त्रिस्तरीय सिद्धांत की जो उन्होंने बात की, लॉ ऑफ 3 स्टेट्स। क्योंकि एक बात आप लोग ऑगस्ट कॉम्टे के साथ में ध्यान रखिएगा कि ये उद्विकासी सिद्धांतकार है, मतलब ऐतिहासिकता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और ये आज की समाज को अध्ययन करने के लिए वो पास्ट की सोसाइटी को भी देखने का काम करते हैं कि पास्ट में आखिर जो हमारी समाज की स्थितियां थी वो कैसी थी। मानव के बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति, अर्थात जो सेंट साइमन ने विचार दिया था, मानव प्रगति का विचार, लॉ ऑफ प्रोग्रेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसी पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं बात को आगे बढ़ाया है ऑगस्ट कॉम्टे ने। इन्होंने कहा मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, जिसे प्रगति का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार माना यह जाता है कि हमारे प्रत्येक अग्रणी विचार, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक चरणों से गुजरता है, क्रमिक रूप से। मतलब कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो ना, क्रमिक रूप से मतलब क्रमबद्ध तरीके से, मतलब वो विकास है। तो प्रत्येक स्तर के साथ एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व भी जुड़ा होता है। ये जो 3 स्तर हमें दिखाई देते हैं वो धार्मिक स्तर पे है, और धार्मिक स्तर में भी 3 स्तर हैं। तो कुल मिलाकर के इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि जो हमारा समाज था, जो हमारा आदि समाज था, प्राचीन समाज था, वो पूरी तरीके से धर्म पे, आस्था पे, विश्वास पे आधारित समाज था। आप लोग थोड़ा सा लिंक करिए, जो दुर्खीम को जो आप आगे पढ़ोगे ना, दुर्खीम ने जो यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता की बात की, तो जो यांत्रिक एकता वाला समाज है वो धर्म पे आधारित, पूरी तरीके से धर्म पे आधारित, पूरी तरीके से आस्था पे आधारित समाज हुआ करता था। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म, सिर्फ और सिर्फ आस्था, गहरा विश्वास, आंख बंद करके उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना जो धर्म के द्वारा बता दिए गए हैं या जो धर्म के प्रतिनिधियों के द्वारा बता दिए गए हैं। उस समय में राजा को ही प्रतिनिधि स्वरूप माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था राजा को। राजा ने जो भी आदेश दे दिया, जो भी परमादेश, जो आदेश दे दिया वो परमादेश जैसा होता था, उसी को लोग फॉलो करते थे। तो धार्मिक स्तर या काल्पनिक स्तर पर यहाँ पर प्रत्येक घटना, जो भी घटना घट रही है उसकी व्याख्या सुपर नेचुरल फॉर्म में की जाती है। मतलब जो भी किया गया वो ईश्वर के द्वारा किया गया, ईश्वर की यही मर्जी है, ईश्वर की यही इच्छा है, ईश्वर यही चाहता है, ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है। उसके आगे कोई बात होती नहीं थी, कोई तर्क वितर्क नहीं, कुछ नहीं। कोई तो ऐसी पावर है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो कि कार्य कर रही है। और ये भी स्तर 3 उप स्तरों में बटा हुआ था, सब स्टेजेस में आती हैं, जिसमें फैटिसिज्म आता है, पॉलिथिज्म आता है, मोनोथिज्म आता है। जीवित सत्तावाद, ये जो जीवित सत्तावाद वाला समय, ये बिल्कुल आदिम समाज को दर्शाता है, जिसमें टोटेमवाद जैसा था, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही वस्तुओं में आत्मा का या ईश्वर का कहीं ना कहीं अस्तित्व देखते थे लोग, और उनको पवित्र मान करके उनकी पूजा करते थे। ये जीवित सत्तावाद वाला समय था। फिर उसके बाद बहुदेववाद। अच्छा, इस स्तर में आते आते व्यक्ति ना थोड़ा थोड़ा अपना, कहते हैं ना कि जोड़ने लगा चीजों को। लाइक धरती माता है, चंद्र देव, सूर्य देव, इंद्र देव, हर एक गतिविधि से जुड़े हुए हर एक देवता। तो एक देवी देवता नहीं थे, इस हिसाब से तो करोड़ों देवी देवता। हर एक स्थिति परिस्थिति, हर एक घटना को घटित करने वाले, हर एक दृश्यमान चीजों से जुड़ी हुई, हर एक अस्तित्व से जुड़ी हुई जो जो एक देवता, एक सुपर पावर। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा व्यक्ति और आगे बढ़ता है, उसे एहसास होना शुरू होता है कि भैया हम तो फंस गए चक्र में, कहाँ तक किसको याद रखेंगे, किसको पूजा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक निराकार शक्ति है, एक ही शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है हमारी। तो देखो ये बुद्धि का विकास कितनी क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके हो रही है। इकट्ठे हमारे अंदर बुद्धि जो है सोच ले कि आ गई है, तो ऐसा नहीं था। तो ये था, धार्मिक कर्मकांड करने वालों का आधिपत्य हुआ करता था, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। ये पूरा हमारा समाज का व्यू था।
फिर उसके बाद में तात्विक स्तर आता है, मेटाफिजिकल स्टेज। ये धार्मिक स्तर के आगे का चरण है, जिसमें होता क्या है कि व्यक्ति थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में सोचने लग जाता है, थोड़ा सा तर्क करने लग जाता है, जीवन का जो अर्थ है वो समझने की कोशिश करने लग जाता है कि आखिर ये घटना घट रही है तो इसके पीछे भी कुछ मंशा होगी, उस शक्ति की कुछ तो तर्क होंगे, तो थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करने लग जाता है चीजों को लेकर के। क्यों है, क्या है, कैसे है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं दिमाग में। या अमुक घटना घटी है, मृत्यु हुई है, तो क्यों हुई है? जैसा एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत ही बार मैंने एग्जांपल आपको लोगों को बताया हुआ, बहुत इजी सा है समझने में, कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो धार्मिक स्तर वाले या धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के पास मिले जाएंगे, तो वो यही कहेगा कि ईश्वर की इच्छा थी, हो गया ऐसा। तात्विक यानी कि जो फिलोसफिकल स्टेज वाले में अगर आप रह रहे हैं, वहां पे अगर लेके जाया जाता है उस व्यक्ति को, तो कहेंगे देखो जो व्यक्ति आया है उसको जाना भी है एक दिन, ये तर्क हो गया। ये हम तो देख रहे हैं ना कि जो व्यक्ति आया है उसे जाना भी है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। और प्रत्यक्षवादी मतलब जो आधुनिक या जो साइंटिफिक मैथोडोलॉजी को मान के चल रहा है, जो तथ्यों की बात करता है, उस स्टेज को मानने वाले व्यक्ति ये कहेंगे कि भाई पहले तो हम चेक करेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो सही है या नहीं है। तो डॉक्टर पहले, अगर डॉक्टर है तो वो ये चेक करेगा पहले, चेक करेगा ना। ये ऐसे सांस चल, ऐसा तो नहीं सांस चल रही है पता चला था, ऐसे ही मृत घोषित के घूम रहे हैं। वो क्लिनिकली पहले चेक करके उसके बाद में फिर वो श्योर करेगा कि हाँ। तो ये थ्री स्टेजेस ऑफ आवर इंटेलेक्चुअलिटी लेवल को दिखाते हैं। पहले हम धार्मिक थे, फिर हम तात्विक थे, थोड़ा बहुत तर्क करने लगे। आज की डेट में हम देखें तो हम अब तथ्यपरक बात करते हैं, हम यूं ही किसी बात पे भरोसा नहीं कर लेते हैं। इस तरीके से ये 3 चरणों में हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है, 3 चरणों में हमारी बुद्धि का स्तर है वो बढ़ा है। तो कॉम्टे का कहना यही है कि ये तीनों अवस्थाएं साथ साथ भी चल सकती हैं और उनके क्रम में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा जो इनका कॉन्सेप्ट है वो प्रत्यक्षवाद का है, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के यानी प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में जाना जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को, क्योंकि ये साइंटिफिक मैथोडोलॉजी को अप्लाई करना चाहते थे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि समाजशास्त्र को एक खिचड़ी शास्त्र बनाया जाए या कोई कल्पनात्मक तरीके से कोई बात की जाए। ये चाहते यही थे कि जो भी बात की जाए वो प्रूवन हो, वो साइंटिफिक प्रूवन हो, वो एक मैथोडोलॉजी के अंतर्गत हो, फैक्चुअल बात हो, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में अगर देखा जाए तो कॉम्टे का महत्वपूर्ण प्रयास है। किसी भी घटना या समस्या का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया अध्ययन है। अगर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो किसी भी घटना के प्रत्यक्ष अवलोकन पर बल देना आवश्यक है, ऑब्जर्व करना उसे आवश्यक है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। मतलब कोई भी बात में या सिद्धांत रखा जाएगा तो उसमें हवाबाजी नहीं होगी, जो भी बात होगी वो तर्कपूर्ण होगी, तथ्यपूर्ण होगी। ये प्रत्यक्षवाद मतलब साइंटिफिक मैथोडोलॉजी को यूज करने का ये फायदा है। फिर उसके बाद में इन्होंने साइंटिफिक मैथोडोलॉजी बताते बताते ही इन्होंने विज्ञानों का संस्करण बताया, हायरार्की ऑफ साइंस। क्यों आखिर समाज का जो या समाजशास्त्र का विकास सबसे बाद में हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। ये समाजशास्त्र के विकास को बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बाकी जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस के फॉर्म में बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन सबसे बाद में आने वाला जो विषय है वो हमारा समाजशास्त्र है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी कारण है। इस अवधारणा पर भी सेंट साइमन का ही प्रभाव था। ऑगस्ट कॉम्टे का मानना है कि विज्ञानों का विकास एक साथ न होकर के क्रम से हुआ है, दो नियमों पर आधारित है। एक तो बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। कौन किस पर निर्भर है ये देखना है। ठीक है, तो गणित शास्त्र सबसे पहले आया, सबसे सरल विषय माना जाता है गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स को। फिर उसका एस्ट्रोलॉजी आती है, फिर फिजिक्स आता है, फिर रसायन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसके बाद में आता है सोशियोलॉजी, फिर मॉरल साइंस। इस तरीके से क्रम है। जैसे एम खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी MA, PB,
MAP केमिस्ट्री आएगा, C फिजिक्स के बाद में C आएगा ना, PCBS, इसको ऐसे लिख देते हैं MAPCBS। ध्यान रखिएगा ये क्रम है, इस तरीके से इस क्रम में इन्होंने बताया कि ये शॉर्ट, मतलब इस शॉर्ट में याद रखने का तरीका है MAPCBS, MAPCBS। तो इस तरीके से इन्होंने क्रमिक रूप से बताया है घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता को। सबसे ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखा जाता है तो हमारा समाजशास्त्र ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मानवीय अंतःक्रिया और और मानवीय व्यवहारों का अध्ययन इतना कोई सरल कार्य नहीं है, और शायद यही कारण है व्यक्ति का जो है अपनी तरफ ध्यान बाद में गया है, और अपने चारों तरफ के जो वातावरण है उस पर ध्यान पहले गया है, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान पहले गया। ठीक है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो विषय है वो समाजशास्त्र है, और इसीलिए शायद इन्होंने इसको विज्ञानों की महारानी भी कहा है। सबसे ज्यादा पराश्रित डिपेंडेंसी रखने वाला विषय भी समाजशास्त्र है, गणित शास्त्र सबसे स्वतंत्र विज्ञान है। समाजशास्त्र पे सर्वाधिक प्रभाव अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का पड़ता है। जैसे आप देखो ना कि बायोलॉजी से निकटतम रूप से है भी, और साथ ही साथ में प्रभाव भी सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे आप देखिए उद्विकासीय सिद्धांत, या शरीर का जिस तरीके से विकास होता है, शरीर की जिस तरीके से संरचना होती है, ठीक वैसे समाज की भी संरचना होती है, समाज का भी विकास होता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीति शास्त्र का भी उल्लेख किया गया था, एथिक्स का। तो सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल पॉलिटिक्स की बात की जाती है। सोशल डायनेमिक्स, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, क्योंकि समाजशास्त्र जीव विज्ञान को निकटतम रूप से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। बायोलॉजी से सोशियोलॉजी निकटतम रूप से प्रभावित है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जिस तरीके से शरीर की संरचना होती है, शरीर का विज्ञान होता है, ठीक वैसे ही समाज की भी संरचना होती है और समाज का भी विज्ञान होता है। तो हम देखते हैं ना, एनाटॉमी, बायोलॉजी में एनाटॉमी भी, फिजियोलॉजी भी है, मतलब शरीर की संरचना को देखा जाता है, और शरीर से संबंधित फिर बहुत सारी और चीजें भी देखी जाती हैं। तो ये दो दो फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक वैसे ही इन्होंने शरीर संरचना की जो अंगों की क्रमबद्धता को दर्शाता है, और शरीर विज्ञान अंगों की क्रियाशीलता को दर्शाता है। ये दोनों अलग अलग न होकर के परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार कॉम्टे समाजशास्त्र को भी दो भागों में बांटते हैं। इन्होंने सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टैटिक बताया है। ये समाज के अंगों की संरचना को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये समाज के अंगों की क्रमबद्धता है। और सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनेमिक्स ये समाज के अंगों की क्रियाशीलता को दर्शाता है। इस प्रकार इसे गतिकी कहा जाता है। तो इस जिस प्रकार संरचना का अस्तित्व प्रकार्य के बिना संभव है, उसी प्रकार सामाजिक गतिकी के बिना सामाजिक स्थिति का अस्तित्व संभव नहीं है। ये बात इन्होंने कही कि मतलब समाज को इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। समाजशास्त्र को इन्होंने दो फॉर्म में बांटा टोटल, आप ये देख सकते हैं, एक तो सोशल डायनेमिक और दूसरा सोशल स्टैटिक। सामाजिक स्थिति में क्या देखते हैं, समाज की संरचना को देखेंगे, और सामाजिक गतिकी में देखेंगे, डायनेमिक्स में समाज की परिवर्तनशीलता या गतिशीलता। फिर उसके बाद हम देखते हैं समाजशास्त्र को इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया। तो ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला अमूर्त विज्ञान मानते हैं। कॉम्टे के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। सैद्धांतिक इतने जोर शोर से इन्होंने शायद इसीलिए कह लिया क्योंकि ये मैथोडोलॉजी के रूप में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को यूज कर रहे थे, और ये जानते थे कि भाई अगर हम साइंटिफिक मैथोडोलॉजी का यूज करेंगे तो बहुत हद तक की हम सिद्धांतों को रख पाएंगे जो कि सार्वभौमिक होंगे अपने फॉर्म में। तो ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑगस्ट कॉम्टे की। कॉम्टे का कहना है कि जब तक समाज में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं होगी तब तक उसकी प्रगति भी संभव नहीं है। मतलब समाजशास्त्र सिर्फ प्रगति से ही संबंधित विज्ञान है। अब बात आती है कि ऑगस्ट कॉम्टे तो भैया बहुत बड़े पॉजिटिविस्ट थे, बहुत बड़े प्रत्यक्षवादी माने जाते हैं। वो तो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं इस चीज के फेवर में थे कि समाजशास्त्र को कहीं भी उसमें अन्य चीजें शामिल की जाए, कहीं भी विश्वास की, परंपरा की, प्रथा की, मूल्यों की, इस तरीके से वैल्यूज की, इन सब की बात की जाए, जो भी बात की जाए वो फैक्चुअल की जाए, यही चाहते थे। लेकिन उसके बाद जैसे पॉजिटिव फिलोसफी में तो इन्होंने बहुत दावा किया है,
लेकिन जब पॉजिटिव पॉलिटी इनकी बुक आती है तो इनके जो वो दावे थे, उनकी जो विचारधारा थी एकदम पलट हो जाती है। और इसमें फिर इन्होंने धर्म का उल्लेख किया, और धर्म ऐसा जो कि कोई पादरी, पंडित, मुल्ला, मौलवी नहीं चलाएगा। वो धर्म होगा जो कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो वेल नोन है, जो फॉलोअर्स बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, जो लीडरशिप रखते हैं सोसाइटी के अंदर, जो सोशल वेलफेयरिज्म में काम करते हैं, वो इस धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिनका प्रभाव आम लोगों पर होता है। जो जो डॉक्टर के रूप में है, किसी लीडर के रूप में है, किसी मतलब ऐसे ना जिनका प्रभाव है आम लोगों पर, जो मानते हैं आम लोग जिनकी बात को जनरली, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस धर्म से, इस मानवता के धर्म से जुड़ेंगे और वो लोग बागडोर संभालेंगे। अगस्त कॉम्टे समाज को 3 भागों में विभाजित करने का काम करते हैं, एक तो सैनिक, विधिक और औद्योगिक। तो इन शॉर्ट मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड जितना भी वर्क है, जितना भी उनका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो सब शॉर्ट में जान सकें। और अगर आप लोग कहेंगे डिटेल में आप लोगों को समझना है, तो वो भी, तो उसके लिए देखो, ऐप पर बहुत आसान होता है कि हम घंटों तक क्लास कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है और लाइव आप लोग आ नहीं पाते, तो इसलिए वीडियो के फॉर्म में इतना ही। अगर आप लोगों को और डिटेल में स्टडी करनी है तो ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। 500 ओनली आपको फीस देनी होगी, सिर्फ और सिर्फ। इसमें थिंकर का पार्ट ही चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।